Hello, myself सीमा शर्मा वेलकम इन एसएसटी एंटरटेनमेंट और बच्चों पूरे जोश और उमंग के साथ थर्ड पार्ट फेडरलिज्म का लेकर मैं आपके सामने आ गई हूँ। तो हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, हमने अभी तक फेडरलिज्म के फीचर्स पढ़े थे, उनको समझा था। अब जब हम ये कहते हैं कि फेडरलिज्म हमारे इंडिया में भी है, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। देखो, हर चीज का ये होता है कि थ्योरेटिकल कुछ अलग होता है और प्रैक्टिकल कुछ अलग होता है। ये तो आपको सबको पता है। तो ऐसे फीचर्स, हमने फेडरलिज्म के फीचर्स जान लिए। अब हमें इंडिया पे देखना है कि क्या वो फीचर्स हमारे इंडिया में दिखाई देते हैं। क्या हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री कह सकते हैं? क्योंकि क्या होता है अक्सर इंडिया का जो फेडरलिज्म की जो फीचर्स हैं, उसके सामने क्वेश्चन मार्क आता है। कई लोग उसको कहते हैं कि इंडिया ने क्वाजी फेडरलिज्म को अपनाया है। कई लोग कहते हैं सूडो फेडरलिज्म मीन्स, कई लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें फेडरलिज्म के साथ साथ कुछ यूनिटरी फीचर्स भी दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन यही आता है और बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री कह सकते हैं। एनसीईआरटी के द्वारा मैं इसको रीड करूंगी ताकि थोड़ा आपको पता चले कि आपके एनसीईआरटी में क्या दिखाया है। उसके बाद मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री क्यों कहते हैं। We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. What about a vast country like India with so many languages, religions, and reasons? What are the power sharing arrangement in our country? देखिए, श्रीलंका बेल्जियम का जो एग्जाम्पल हमने फर्स्ट चैप्टर में लिया था, श्रीलंका बेल्जियम कितने स्मॉल कंट्री है। आपको बताया था कि जो हमारे इंडिया में हरियाणा है, उसके बराबर का तो बेल्जियम है, राइट। तो इतने स्मॉल कंट्री में वहां पे तो उन्होंने वहां भी उन्होंने फेडरलिज्म को अपनाया था। और इंडिया तो इतना वास्ट कंट्री है, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, रिलीजन्स डिफरेंट है, रीजन्स में इतनी डाइवर्सिटीज है। तो इतनी डाइवर्सिटी वाले कंट्री में क्या फेडरलिज्म को अपनाना जरूरी था? क्यों जरूरी था? और क्या फीचर्स लेके हमने यहाँ पे फेडरलिज्म को अपनाया है? क्या हमने जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट किया है, वो सब हमें यहाँ देखना होगा। Let us begin with the constitution. India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several princely states became a part of the country. The constitution declared India as a union of states. Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principle of federalism. देखिए, हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनना लगा था और हमारा इंडिया जब 1947 में फ्रीडम हमने ली थी, तो अब देखिए उस समय हमारे इंडिया का पार्टीशन भी हुआ था और हमने एक ब्लडी पार्टीशन को भी देखा, ठीक है। और उसके बाद कई चैलेंजेस हमारे सामने आ गए। अभी ये बात मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत सुनने में इजी सा लगेगा, बट उस समय इतने चैलेंजेस सामने थे कि इंडिया का पार्टीशन हो गया था, दंगे हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे और उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, ठीक है। और साथ साथ
प्रिंसली जो स्टेट हैं उनको क्या राइट दे दिया था कि वो चाहे तो इंडिया का पार्ट बने या चाहे तो इंडिपेंडेंट। ऐसी सिचुएशन में क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे मेकर्स जो थे उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं क्या ये प्रिंसली स्टेट इंडिया के पार्ट होंगे या वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में किस तरह से हम करें, एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये। मतलब अभी हम बैठ के उस चैलेंज के बारे में सोच नहीं सकते, बट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे बहुत इंटेलिजेंट थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, क्या था कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस पे ध्यान दीजिए, बार बार मैं इस वर्ड पे थोड़ा जोर दे रही हूँ, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इट मीन्स उन्होंने फेडरेशन वर्ड को यूज नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये नहीं बताया कि फेडरेशन वर्ड डाल दें, उन्होंने कहा कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, इतना यहाँ का रिलीजन जो है, यहाँ की लैंग्वेज है, ये सबको देखते हुए उन्होंने इंडिया को क्या कहा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इट मीन्स कि यूनियन स्टेट की वजह से नहीं बना है, इंडिया जो एक यूनियन है वो स्टेट की वजह से नहीं बना है, स्टेट्स यूनियन की वजह से। समझ में आई बात? उन्होंने ये कहा कि इतनी यूनियन जो है वो थोड़ा स्टेट के कंपेयर में ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, और स्टेट उसके क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, और ये यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, इट मीन्स बहुत सारे स्टेट से ये यूनियन बना है। हमने फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं किया, और हमने यूज तो नहीं किया बट हमने फेडरलिज्म के फीचर्स या उसके प्रिंसिपल को इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया। यानी इंडिया को एक यूनियन दिखाया और उसमें फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को डाल दिया। ठीक है, इसलिए इसे थोड़ा सा लोग क्या कहते हैं, क्वाजी फेडरलिज्म भी कह देते। बट कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर की बहुत बड़ी समझदारी थी, वो फ्यूचर को इतना फोरकास्ट कर लिया था उन्होंने, इंडिया की सिचुएशन और चैलेंजेस को देखते हुए उन्होंने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा और फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को शामिल कर लिया। हालांकि उन्होंने फेडरेशन वर्ड का यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं किया। इज इट क्लियर? आगे देखिए, देखिए, let us go back to the 7 features of federalism mentioned above. We can see that all these features apply to the provisions of the Indian Constitution. जो 7 फीचर्स मैंने पहले के वीडियोस में जो आपको डिस्कस किए थे, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज इसे देख लीजिए। तो वो जो 7 फीचर्स हैं, वो यदि हम उनको नजर डालें उन फीचर्स पे, तो वो सारे फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान उसमें दिखाई देते हैं। The Constitution originally provided for a two-tier system of the government, the union government or what we call the central government. जो हमारा सिस्टम है उसको टू टीयर सिस्टम था स्टार्टिंग में गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कह देते हैं। हालांकि अभी इस समय हम देखें तो क्या है कि इंडिया जो है वो 2 टीयर नहीं है, 3 टीयर हो गया है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में इसे 2 टीयर बनाया था और हमने फेडरलिज्म के जो फीचर्स है उसमें ये देखा था कि 2 और मोर टीयर्स होने चाहिए।
तो ये फीचर्स हमारे इंडिया में दिखाई देता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हमारे यहाँ 3 टीयर्स है। स्टार्टिंग में 2 टीयर्स थी, लेकिन अब 3 टीयर्स हो गए हैं। द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया और दूसरा आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया। Later, a third tier of the federalism was added in the form of panchayat and municipalities. देखिए फिर बाद में 1992 में थर्ड टीयर को भी हमने ऐड कर लिया, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज तक हम उसको ले गए। क्यों? क्योंकि इंडिया इतना वास्ट कंट्री है और हमारे गांवों तक हम पूरा अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए हमने थर्ड टीयर को भी अडॉप्ट किया। As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. जैसे हमने देखा है कि सेपरेट जुरिस्डिक्शन होना चाहिए हर स्टेट में, और वो जो उनके पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड भी होने चाहिए। एग्जैक्टली हमारे इंडिया में भी ऐसा ही है। स्टेट्स को कुछ सेपरेट जुरिस्डिक्शन दिया, कुछ अलग पावर दी गई है और वो सेपरेटली वो स्पेसिफाइड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between the union government and the state government. कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ये प्रोवाइड किया है क्या कि ये जो 3/4 डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके चलते जो लेजिस्लेटिव पावर मिलनी चाहिए यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को वो दी जाएगी, वो स्पेसिफाइड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नॉमिनल पावर दे दी गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्टेट की पावर अलग है, सेंट्रल की पावर अलग है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है। तो बिल्कुल फेडरलिज्म की जो फीचर्स हैं कि 2 और मोर टीयर्स होने चाहिए, इसके साथ साथ जो अलग से सेपरेट जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, उनकी जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होनी चाहिए। आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसके लिए कोर्ट काम करे। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि यदि यूनियन और स्टेट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इसके साथ अलग अलग दोनों जो हमारे स्टेट है एंड सेंटर, उनके लिए भी रेवेन्यू डिसाइड है, ठीक है। और साथ साथ हमने अपनी डाइवर्सिटी को मेंटेन किया गया है, सेफगार्ड किया है, यूनिटी जो हमारी इंडिया है उसको बना रखा है। इसके साथ साथ कुछ आगे मैं चैप्टर में आपको क्लियर करूंगी कि हमारे इंडिया में जो डाइवर्सिटी उसको मेंटेन करने के लिए क्या किया उन्होंने, फेडरलिज्म की फीचर्स तो अपनाए, लेकिन हमने जो सिटीजनशिप है वो सिंगल रखी, ठीक है। वो मैं आगे और इसको चैप्टर में क्लियर करूंगी। अच्छा देखिए, दस इट कंटेन 3 लिस्ट। तो हमने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या किया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, उसके थ्रू उन्होंने 3 लिस्ट बना दी और उसमें अलग अलग स्टेट के लिए, यूनियन के लिए क्या सब्जेक्ट्स हैं, यानी किस पे उन्हें लॉ बनाना है, किस पे उन्हें वर्क करना है, उनका पावर कहाँ तक लिमिटेड है, ये सब उन्होंने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट यानी नाम से ही पता चलता है इस पे कौन लॉ बनाएगा, इस पे वर्क कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। Union list includes subject of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communications and currency. देखिए यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स जो क्या है नेशनल इंपॉर्टेंस, ऐसे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, क्योंकि एक कंट्री के लिए यदि उन सब्जेक्ट्स को स्टेट में दे दिया जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए ऐसा करना बहुत ज्यादा नेसेसरी था। तो ऐसे सब्जेक्ट्स, अब कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो? डिफेंस। अब देखिए डिफेंस तो नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है। एक कंट्री के लिए डिफेंस जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंट्री की डिफेंस के लिए जो रूल्स बनाएगी, पूरे कंट्री को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा, स्टेट को दे देंगे, तो तमिलनाडु अलग से किसी कंट्री के साथ में अपने कर लेगा। ठीक है। और राजस्थान अलग से कर लेगा। ठीक है। कुछ ना कुछ अपनी अपनी ट्रिटी साइन कर लेंगे वो लोग। ठीक है ना। बट फॉरेन अफेयर्स क्या है? नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है, इसलिए इसे यूनियन लिस्ट में रखा गया। बैंकिंग, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, ये भी हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, क्योंकि पूरे बैंकिंग के जो हैं रूल्स पूरे इंडिया में एक जैसे होने चाहिए। करेंसी जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस करेंसी पे कंट्रोल करे, राइट। कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सब के लिए नेशनल इंपॉर्टेंस या कह दे यूनिफॉर्म रखने के लिए यूनियन लिस्ट में इन सब्जेक्ट्स को रखा। आप देखिए कि कितना जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके माइंड देखिए कि कितने शार्प थे, कितने इंटेलिजेंट थे। They are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म पॉलिसी को बनाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। The union government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list. तो खाली केवल यूनियन गवर्नमेंट को ही ये राइट है कि वो इन सब्जेक्ट्स पे, जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, उन पे लॉ बनाने का काम करे। क्लियर। नेक्स्ट है स्टेट लिस्ट। आप सबको ये सब्जेक्ट्स याद करने बहुत जरूरी है। स्टेट लिस्ट contains subject of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. अच्छा, जैसे मैंने बताया कि फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को इंडिया में लिया गया, तो स्टेट को कुछ पावर देनी जरूरी थी। तो ऐसे सब्जेक्ट जिन्हें यदि हम स्टेट को दे दें, तो सेंट्रल को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट में रखा गया, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। और इन पे कानून या लॉ बनाने का काम कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। The state government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the state list. तो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं, उन पे लॉज बनाने का काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। अब देखते हैं पुलिस, अलग अलग पुलिस होती है। राजस्थान पुलिस अलग है, तमिलनाडु पुलिस अलग है, हरियाणा पुलिस अलग है। तो हर स्टेट की पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इस तरह की सब्जेक्ट्स जिन पे सेंट्रल के लिए कोई नेसेसरी नहीं है कि उन पे वो लॉ बनाए, स्टेट भी बनाए तो यूनिफॉर्मिटी रह सकती है, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी कंट्री में। तो उसके लिए स्टेट को इन पे ये दिया गया राइट कि वो स्टेट ही इन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगा। क्लियर। थर्ड आता है concurrent list includes subjects of common interest to both the union government as well as the state government, such as education, forest, trade, union, marriage, adoption and succession. तो देखिए नेक्स्ट थर्ड लिस्ट है concurrent list। इसमें क्या है? इसमें ऐसा है कि कुछ कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होते हैं, मीन्स उनको डिसाइड नहीं किया जा सकता, वो सेंट्रल भी इस पे काम कर सकता है और स्टेट भी कर सकता है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को उन्होंने कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया है। इसका मतलब क्या है कि उनपे चाहे तो यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाए या उन्हें चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट बनाए।
जैसे कौन से सब्जेक्ट्स हो गए, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। तो इन सब पे कानून यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, राइट। बट आप सोच सकते हैं यदि ऐसा हुआ और कभी एजुकेशन, सपोज करो एजुकेशन जो है उस पे यदि सेंट्रल भी लॉ बना ले और स्टेट भी लॉ बना ले, और स्टेट कहे कि नहीं हम तो हमारे स्टेट में ये करेंगे और सेंटर कहता है कि नहीं नहीं ये करना है, फिर क्या होगा, आपस में इशू क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में फिर क्या कोर्ट आएगा? बिल्कुल, फेडरलिज्म में ऐसा कहा गया है ना, आप खुद बताएंगे कि यस, ऐसी सिचुएशन में उनके कॉन्फ्लिक्ट को यदि सॉल्व करना है तो कोर्ट को आना पड़ेगा। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का फ्यूचर फोरकास्टिंग किस तरह से करते थे कि इस तरह की सिचुएशन आने पे क्या करना होगा कि ऐसी सिचुएशन ही ना आए कि कोर्ट तक जाना पड़े। तो उन्होंने इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस किसको दी थी, यूनियन को दी। यदि ऐसी सिचुएशन में यदि किसी तरह का इशू क्रिएट होता है तो उस पे यदि यूनियन गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है वही माना जाएगा। क्लियर हुआ? यानी कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे कानून या लॉ बनाने का काम यूनियन और स्टेट दोनों का है। बट यदि किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो जो लॉ यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया है उसे ही माना जाएगा, ठीक है। Both the union as well as the state government can make laws on the subject mentioned in this list. If their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. ठीक है? What about subjects that do not fall in any of three lists? हो सकता है कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो जो न तो यूनियन लिस्ट में हो, न स्टेट लिस्ट में हो, न कंकरेंट लिस्ट में हो, फिर क्या होगा? तो हमारे जो जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये बाद में आए हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय तो ये सब्जेक्ट्स नहीं थे। बट देखिए माइंड देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का कि उन्होंने पहले से सोचा कि हो सकता है इन फ्यूचर में कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स आ जाए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आ जाए जो तीनों ही लिस्ट में नहीं है, फिर क्या होगा? तो उन्होंने क्या किया, ऐसे सब्जेक्ट्स को रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कह दिया और उन्होंने कहा कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो इनमें इंक्लूड नहीं है तीनों में, उन पर कानून या लॉ बनाने का काम यूनियन गवर्नमेंट का होगा। देखिए इस तरह से इन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को इंडिया में कंपैरेटिवली स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा ज्यादा पावर दे दी है, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने थोड़ा यूनिटरी सिस्टम को भी, कुछ उसकी फीचर्स को भी अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि इंडिया के लिए ऐसा होना जरूरी था, क्योंकि इंडिया को उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा। इसीलिए कहा उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट, क्योंकि यूनियन जो है स्टेट से बनी है, ठीक है। यूनियन और स्टेट यूनियन की वजह से, ठीक है ना। What about subjects that do not fall in any of three lists, or subjects like computer software that came up after the constitution was made? According to our constitution, the union government has the power to legislate on this residuary subject. ठीक है, तो ये हमने जो है ये आपको अच्छे से क्लियर कर दी है, और मैं हैंड रिटन नोट से आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, रिवाइज हो जाएगा आपका और आप उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी। यस, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। मैंने बताया था आपको कि इंडिया जो है
उसने अपने आप को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है। ठीक है, क्यों कहा है कि ये बताने के लिए कि जो इंडिया है, स्टेट जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना यूनियन है। यानी स्टेट को ये पता होना चाहिए कि जो स्टेट को क्या पता होना चाहिए कि ये स्टेट यूनियन की वजह से है, ना कि यूनियन स्टेट की वजह से। ठीक है, द वर्ड फेडरेशन इज नॉट यूज्ड। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड को यूज नहीं किया है, बट द इंडिया यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन जो इंडिया की यूनियन है वो किस पे बेस्ड है? फेडरलिज्म की प्रिंसिपल पर बेस्ड है। 3 tiers of government, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, वो हमने ली है। ठीक है, each tier of government has its own jurisdiction specified in the constitution। हर जो भी टीयर है गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या लोकल हो, उसका अपना जुरिस्डिक्शन होगा और ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड किया है। क्लियर? हमने 3 लिस्ट बताई थी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट की क्या क्या फीचर्स हैं? 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की सब्जेक्ट है वही इसमें इंक्लूड है, सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। क्लियर? थर्ड पॉइंट, यूनियन गवर्नमेंट अलोन मेक लॉज ऑन देम। इन सब्जेक्ट्स पे केवल लॉ कौन बनाएगा? यूनियन लिस्ट की सब्जेक्ट्स हैं तो कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट ही बनाएगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है द यूनियन लिस्ट हैज 97 items given in 7th schedule in the Constitution of India। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके 7th शेड्यूल में ये चीज मेंशन है यूनियन लिस्ट के बारे में, और उसमें कितने आइटम्स हैं? 97 आइटम्स। हालांकि टोटल सब्जेक्ट्स 100 तक पहुंच जाते हैं, बट आइटम्स देखा जाएगा तो कितने होंगे? 97 आइटम्स होंगे। ठीक है, सेकंड है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट contains subjects of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation। Third point, state government alone make laws on them। इस पे जो भी पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स जितने भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड हैं उस पे केवल लॉ बनाने का राइट किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इनिशियली देयर वर 66 आइटम। स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें 66 आइटम थे। ठीक है, वो भी किसमें मेंशन थे? इन शेड्यूल 7 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट आफ्टर द 101st Constitutional Amendment Act 2016, the state list is a list of 59 items। 2016 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया, 101st ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था, जिसकी वजह से 66 आइटम्स से हटकर के कुछ आइटम्स को डिलीट कर दिया गया और आइटम्स कितने बन गए? 59 आइटम्स अभी बने हैं। यानी इनिशियली 66 आइटम थे बट राइट नाउ कितने हैं? 59 आइटम। क्लियर? थर्ड है concurrent list। First point includes subjects of common interest to both the union government as well as the state government। दोनों की ही इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, अडॉप्शंस एंड सक्सेशन। इन पे यूनियन भी लॉ बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है।
Both the union as well as the state government can make laws on the subject mentioned in the list. Clear हुआ? Fourth point, if their laws conflict with each other. यदि ऐसा कोई लॉ बन जाए जिसमें आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, the law made by union government will prevail. किसका माना जाएगा? जो यूनियन गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है वो माना जाएगा. ठीक है. Fifth point, originally concurrent list has 47 subjects, but 42nd Amendment Act 1976 transferred 5 subjects to concurrent list from state list. State list से 5 subjects इसमें transfer हो गए, जिसकी वजह से presently this list contain 52 subjects, जिसकी वजह से ये कितने 52 सब्जेक्ट्स अब इसमें हो गए हैं. ये क्लियर हो गया आपका. नेक्स्ट है, ये तीनों लिस्ट है. उसके बाद आपको बताया था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो तीनों में मेंशन नहीं होंगे वो किस में जाएंगे? रेसिड्यूरी लिस्ट में जाएंगे. Subject which are not present in any of the list mentioned in the Constitution are known as residuary subjects. Union government has the power to make laws on residuary subjects such as computer software, e-commerce, information technology, etc. ठीक है, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है. बट जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारा ये जो स्टार्टिंग में टॉपिक क्या था, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स मेंशन करेंगे. प्लस मैंने इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसमें जो बताऊंगी आपको वो भी इसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा. तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा, तभी एग्जामिनर को भी लगेगा कि आपको पूरा पता है कि कैसे क्या फीचर्स है जिसकी वजह से इंडिया को फेडरल कंट्री कहा जाता है. तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें और तभी आप दोनों को आपस में लिंक कर सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने साथियों को बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा आप इसको यूज कर सकें. ठीक है, ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आपने उसको इंक्लूड करिए अपने नोट्स में. ठीक है, ओके देन बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय.